नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोविड-19 की वजह से नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी में बजट सत्र बुलाने का सरकार का सुझाव। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, बजट सत्र को पूरा चलाने की रहेगी कोशिश। किसान संगठनों और विपक्ष की लंबे वक्त से की जा रही मांगों के अनुरूप ही हैं नए कृषि कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों की चिंताओं को हमेशा ध्यान में रखती है सरकार। किसानों के कल्याण को लेकर दोहराई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला। 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। डिसैलिनेशन प्लांट और पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को जन आंदोलन बनाए जाने का आह्वान। कहा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के लिए ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट है जरूरी। वित्त आयोग और स्थानीय निकाय को दिया आंदोलन प्रोत्साहित करने का सुझाव। और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि, 95% के पार हुई राष्ट्रीय रिकवरी दर। दुनिया में सबसे अधिक 3,40,000 से नीचे आए सक्रिय मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कच्छ को दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना हाइब्रिड रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अलावा मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि तीनों ही परियोजनाएं कच्छ के विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाली साबित होंगी। पीएम मोदी ने कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। तालियों से हम सभी भी सहभागी बनेंगे। कच्छ जिले के विहगाकोट गांव के पास हाइब्रिड रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क है। 72,600 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैले इस सोलर पार्क में 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बन रहा है। इस सोलर पार्क से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। प्रधानमंत्री ने सरहद डेयरी अंजार पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रोसेसिंग और पैकिंग सिस्टम की आधारशिला भी रखी। इस संयंत्र की लागत 121 करोड़ रुपए होगी और इसमें प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कच्छ के मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट का भी उद्घाटन किया। समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्लांट नर्मदा ग्रिड, सोनी नेटवर्क और अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे के पूरक के रूप में गुजरात में जल सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाएगा।
जो देश में टिकाऊ और सस्ते जल संसाधन संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसैलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सफेद रण की यात्रा भी की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। नए कृषि कानून किसान संगठनों और विपक्ष की लंबे वक्त से की जा रही मांग के मुताबिक ही हैं। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को हमेशा ध्यान में रखती है। उन्होंने एक बार फिर किसानों के कल्याण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों को गुमराह करने वालों से सचेत रहने के लिए भी कहा। कक्ष के रण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष बंदूक चला रहा है, लेकिन गुमराह करने वालों को जागरूक किसान ही जवाब देंगे। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है? प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने ये भी दोहराया कि किसानों की हर शंका के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का विकास हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उन्हें नए विकल्प मिले। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? गुजरात दौरे के बीच प्रधानमंत्री ने कक्ष में किसानों से मुलाकात भी की और उनका हाल जाना। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान संगठन से जुड़े सदस्यों ने कृषि मंत्री से नए कानून और आंदोलन को लेकर बातचीत की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो बिल और सरकार के साथ हैं। कुछ किसान गलत धारणा फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें भी गुमराह किया गया। इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के किसानों से मुलाकात की थी। 10 किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने सरकार के तीनों नए कृषि कानून का समर्थन किया था। भारतीय किसान यूनियन के
सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर सभी दल सत्र को रोकने को लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र जनवरी में बुलाया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से कोविड-19 के कारण शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने पर सभी सहमत हुए। चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जल्द सत्र बुलाने की मांग की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सर्दियों के महीने महामारी के प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में खासकर दिल्ली में बढ़ोतरी की संभावना है। अभी स्पाइक हुआ है इधर नंबर कोविड का, इसलिए सब ने बताया अभी ऐसे जनवरी में करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी अभी नहीं है क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ही हम सेशन बुला रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है और बाकी पार्टी ने ज़्यादा पार्टी ने बयान भी नहीं दिया है जहाँ तक मैंने देखा हूँ। बजट सेशन, जहाँ तक बजट सेशन का सवाल है, बजट सेशन पूरा चलेगा। हमारा इच्छा है, सरकार का इच्छा है कि सुचारू रूप से पूरा जो रेगुलर बजट सेशन हम हर साल चलाते हैं वो पूरा चलाना चाहिए। ये तो हमारा इच्छा भी है और उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। संसद का एक साल में 3 सत्र होता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का पिछला मानसून सत्र 14 सितंबर को आयोजित किया गया था, जो 1 अक्टूबर तक चलना था। हालांकि दिल्ली समेत देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से इसे समय से पहले 23 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के दौरान हुई 10 बैठकों में 27 विधेयकों को मंजूरी मिली। इससे पहले 1957, 1979 और 1984 में राज्यसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के केशव राव ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आज के केशव राव ने सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करके उद्योग से संबंधित 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तहत भारी उद्योग और लोक उद्यम के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग भी आते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को एक साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृहा समिट में उपराष्ट्रपति ने हरित भवनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में बनने वाली प्रत्येक इमारत का निर्माण अनिवार्य रूप से हरित भवन तकनीकी पर आधारित होना चाहिए। गृहा भारत का एक राष्ट्रीय रेटिंग सिस्टम है और एक कुछ चुनिंदा मापदंडों के आधार पर बिल्डिंग्स को रेटिंग देती है। दुनिया विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर हो रहे निर्माण कार्य प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट बेहद ज़रूरी कदम है। इसीलिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रीन बिल्डिंग आंदोलन को जन आंदोलन बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों को टैक्स प्रोत्साहन और अन्य उपायों के जरिए हरित इमारतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग गृहा समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हरित इमारतों को मंजूरी देने के लिए सभी राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एकल खिड़की व्यवस्था होनी चाहिए।
उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भविष्य में तैयार होने वाली सभी इमारतों के लिए इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। कोविड महामारी और बीते कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंसानों को विकास के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और वो भी तुरंत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योर्स ट्रूली मरकजी फेस्टिवल को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड की वजह से हमारी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है। ऐसे में उन्होंने कलाकारों से श्रोताओं तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति में संगीत और नृत्य जैसी कलाएं लोगों को सुकून देती हैं। उन्होंने भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक को दुनिया भर के लिए एक उपहार बताया। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 95% के पार हो गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 3.4 लाख से भी कम हो गए हैं। देश में कोविड मरीजों की बड़ी संख्या में ठीक होने और मृत्यु दर में लगातार गिरावट से सक्रिय मामलों में कमी लगातार जारी है। सक्रिय मामले घटकर 3.4 लाख से भी कम हो गए हैं। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,39,820 है, जो कुल मामलों का केवल 3.43% है। वहीं राष्ट्रीय रिकवरी दर और बढ़कर 95.12% हो गई है। कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 94 लाख से अधिक हो गई है। सोमवार को नए मामले घटकर 22,100 से भी कम हो गए। इस दौरान 34,477 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हम 95% से अधिक रिकवरी कर चुके हैं। भारत में जो केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है अभी भी विश्व के सबसे कम में से हैं, अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 7,178 प्रति मिलियन केसेस हैं। विश्व का एवरेज 9,000 का है और अनेक देश हैं जहां ये 30,000, 40,000 से भी अधिक है प्रति मिलियन नए केसेस की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 354 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,43,709 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। सरकार ने मृत्यु दर को 1% से कम करने का लक्ष्य तय किया है। अगर मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखें तो भारत में ये 104 हैं और अनेक देश हैं जहां ये भारत से 8 गुना, 9 गुना और 10 गुना ज़्यादा हैं प्रति मिलियन मृत्यु। पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु का अगर हम विश्लेषण करें तो भारत में 2 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं पिछले 7 दिन के आंकड़ों के आधार पर, और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 40 से लेकर 70 के बीच में है। भारत सरकार का राज्य सरकारों से और संघ शासित प्रदेशों से ये अनुरोध रहता है और ये परामर्श रहता है कि केस फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट का उपयोग करेगी। सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के दुष्परिणामों को लेकर भी राज्य सरकारों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। Adult vaccination program has to be factored in EUA, and above all, please remember this time this is a very large number of beneficiaries and target groups to be tackled over a short period of time in a mission mode. So therefore, there is a need to build on the standard principles of AE5 and make it specific to the fuller dimension and the full dimension of the requirements of this particular set of vaccines. ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 9,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 15,55 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के अगले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने भारत के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगले साल ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने इसकी औपचारिक घोषणा की। भारत फिलहाल G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का आमंत्रण विश्व मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। We look forward to taking this forward in 2021, including through the UK's presidency of the G7 and also our presidency of the UN Climate Change Conference, and as we see and welcome India return to the UN Security Council. And it's very much with that in mind that I'm pleased that Prime Minister Johnson has invited Prime Minister Modi to join the UK-hosted G7 summit next year. And Prime Minister Johnson has also gratefully accepted the very generous invitation to attend India's Republic Day celebrations in January, which is a great honour. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कोरोना काल के बाद की दुनिया में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में दोनों देशों के बीच 10 साल के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई गई। खास तौर पर 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द चर्चा की गई, जिसमें दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क, व्यापार और विकास, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य शामिल हैं। A lot of our time today was spent on how to give policy directions to broaden our cooperation and encourage more activities and collaborations. We naturally reviewed the state of the world, the situation in Afghanistan, the evolution of the Indo-Pacific, and developments in the Middle East were among the subjects that came up. The challenges posed by terrorism and radicalism were a shared concern. ब्रिटिश विदेश मंत्री ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। बुधवार को वे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलेंगे। कोविड महामारी के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद किसी अन्य देश के विदेश मंत्री की यह दूसरी द्विपक्षीय दिल्ली यात्रा है। दोनों देश अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जब भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कुशल प्रशासक और दक्ष रणनीतिकार के रूप में उन्हें ख्याति हासिल की। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 560 से ज्यादा देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में उनका त्याग और संघर्ष राष्ट्र के एकीकरण और अखंडता के लिए उनके दृढ़ संकल्प को देश का प्रत्येक नागरिक आज भी सम्मान के साथ कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें नमन करते हुए कहा कि केवड़िया में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हमें हमेशा ही एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मां नर्मदा के जल से गुजरात का कायाकल्प करने का सपना देखने वाले सरदार साहब का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमें दिन रात एकजुट होकर देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। सरदार साहब का स्मरण करते हुए हमें इसी तरह देश और गुजरात का गौरव बढ़ाते ही रहना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।